हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सबसे पहले तो मैं इसको आप लोग को सबसे पहले परिभाषित कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो करंट है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई का फार्मूला होता है, हम लोग 10वीं में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा आई से डिनोट करते हैं Q/T। Q जो है यहाँ पर आवेश है, ठीक है, और T जो है समय है। तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब T जो है हर में रहता है यानी नीचे में, ठीक है, तो उसका परिभाषा दर के रूप में बदल जाता है। कैसे बदलेगा इसका परिभाषा? इस स्टेप से बदलेगा। अब हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी विद्युत धारा हो, जो करंट है, वो चालक तार में ही बहता है। ठीक है, चालक तार में ही फ्लो होता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे किसी चालक में आवेश यानी Q, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट परिभाषा आप लोग का क्लियर हो गया। अब इसको एक और रूप से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? यदि हम लोग टी यानी एकांक समय ले लेते हैं, यानी टी को मान लेते हैं 1, तो जो टी को यदि हम लोग 1 मानेंगे तो आई जो है क्यू के इक्वल हो जाएगा। देखिए, आई जो है क्यू के इक्वल हो जाएगा। तब इसका परिभाषा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका परिभाषा कैसे बन जाएगा? यहां पर परिभाषा इस स्टेप से बनेगा कि एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही जो होता है विद्युत धारा के बराबर होता है, या उसे ही विद्युत धारा कहेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, देखिए टी यानी 1 तो एकांक हो गया, एकांक समय ले लीजिए उसको ना। तो एकांक समय में जितना आवेश प्रवाह होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये परिभाषा भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर इसके मात्रक की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, तो सीधा बात बता दे रहा हूं, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है हमारा एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्पियर यानी ए। ये भौतिक राशि है। ठीक है, मूल मात्रक जो होते हैं वो 7 होते हैं, तो इसी टाइप से ये भी उसमें से एक चीज है। ठीक है, जिसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एम्पियर की। तो 1 एम्पियर क्या है? तो 1 एम्पियर Q यानी आवेश को बोलते हैं, उसका यूनिट जो होता है कुलाम होता है। तो ठीक है, 1 कुलाम। ठीक है, C लिखा हो मतलब कुलाम है, A लिखा हो मतलब एम्पियर है। ठीक है, और T यानी समय मतलब सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जितना आवेश की मात्रा बोल सकते हैं, है ना। 1 सेकेंड में जितना आवेश किसी चालक में फ्लो होगा वही हमारा क्या कहलाता है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर से उसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 1 सेकेंड में किसी चालक में यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक चीज आ रहा है, क्या बोलते हैं ये अपना Q। तो Q माने आवेश, और आवेश का फार्मूला होता है हमारा Ne। और यहाँ जो N है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये E जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जो वे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा
अब यहाँ पर यदि हम लोग I को फार्मूले से और डिनोट करेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE/T। यदि हमारे पास न्यूमेरिकल्स में अक्सर पूछा जाता है कि मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए करके, ठीक है, मतलब समय दिया रहेगा आपके पास, T समय दिया रहेगा और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए करके बोलेगा, तो आप लोग क्या करिएगा, n यानी n को निकालना है। E का फार्मूला, E का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और T का जो वैल्यू होता है वो आप लोग के क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अपना विद्युत धारा भी दिया रहेगा, ठीक है, तो इसको आप लोग मैथमेटिकल ढंग से उसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला को इस टाइप से हम लोग लिखे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं चालक की। कुचालक को तो आप लोग जानते हैं, कुचालक किसको बोलते हैं, इंसुलेटर, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने का कारण भी मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले चालक की बात करते हैं। चालक यानी कंडक्टर। कंडक्टर, चालक यानी कंडक्टर की बात करेंगे। तो यहां पर चालक क्या होता है, तो चालक में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका नाम होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। और कुचालक में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूं। एक हम लोग परमाणु लेते हैं, ये परमाणु का नाभिक है, नाभिक पर कौन सा आवेश रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। और ये नाभिक का बाहरी कक्षा है, ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल है, तो यहां पर जो माइनस चार्ज है ये ऑर्बिटल में अच्छे से वो मूव करने लगता है, मतलब एकदम सिस्टमेटिक ढंग से मोशन करता है, ठीक है। ये जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जो 9 ग्रह हैं, ठीक है, तो 9 ग्रह जो है एक पर्टिकुलर मोशन पर क्या करते हैं, रोटेशन मोशन करते हैं, ठीक है, रोटेशनल मोशन करते हैं और वो एक दूसरे से टकराते नहीं है। तो उसी प्रकार से ये हमारा पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या है, सन है यानी सूर्य है। और ये जितने भी माइनस जो चार्ज दिख रहे हैं वो समझ जाइए आप लोग के ग्रह हैं, मतलब हमारा पृथ्वी है ना, जितने भी ग्रह हैं वो, और वो एक पर्टिकुलर मोशन में क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से मोशन कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, एकदम डिसिप्लिन में है। अब इसको मान लेते हैं यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिटल में है, इस ऑर्बिटल में मोशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहां जो इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर बात यह आ रहा है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव जो चार्ज है जिस नजदीक होगा, ये जैसे यहाँ पर अट्रैक्शन जो फोर्स होगा यहां से लेकर यहां तक, फर्स्ट ऑर्बिटल पर बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। सेकेंड ऑर्बिटल की बात करेंगे तो अच्छा होगा। अगर थर्ड ऑर्बिटल की बात करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा अच्छा होगा। ऐसे करके मतलब धीरे धीरे वो मतलब क्या होते जाएगा, जो अट्रैक्शन फोर्स है धीरे धीरे कम होते जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स जब धीरे धीरे कम होते जाएगा तो नाभिक पर जो, नाभिक के जो ऑर्बिटल हैं वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण रूप से अच्छे से बंधे रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे नाभिक से हम लोग दूर होते जाएंगे, दूसरी कक्षाओं में प्रवेश करते जाएंगे, दूसरे ऑर्बिटल में, तो वैसे वैसे अट्रैक्शन जो फोर्स है उसका वैल्यू जो है कम होते जाएगा। कम होने के कारण क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टाइप से गति करने लगेंगे। ये देखिए
ये इसको मैं इस टाइप से भी बता दे रहा हूं, आप लोग का क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। किधर गया है ये, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस टाइप से गति करने लगेगा। अब इस गति का नाम क्या है, इस गति का भी नाम है, तो इस गति का नाम क्या है, ब्राउनी गति। इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। ध्यान से समझते रहिएगा, एकदम बहुत सिंपल है। इस गति को हम लोग बोलते हैं ब्राउनी गति, जो उटपटांग टाइप से गति, कहीं भी आना जाना कर सकता है, कहीं भी आना जाना कर सकता है, मतलब वो क्या हो गया, पूरी तरह से फ्री हो गया, उसको किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। तो उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हर पदार्थ जो रहता है, जो हर चालक रहता है, बहुत सारे चालक रहते हैं, तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, किसी में कम होती है, किसी में बहुत ज्यादा होती है। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी वो सबसे अच्छा कंडक्टर रहेगा, वो सबसे अच्छा चालक रहेगा। जैसे हम लोग चांदी की बात करते हैं, सिल्वर की बात करेंगे, तो सिल्वर में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बहुत अधिक होती है, तो वो जो है विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, चालक है। इलेक्ट्रिक करंट का चालक यानी सुचालक है, माने कंडक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं, चालक में। यदि हम लोग चालक नहीं लेते हैं, कोई कुचालक पदार्थ लेंगे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो वो विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुचालक में जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, मोशन, उसमें चार्ज जो है फ्लो नहीं हो पाता है। चार्ज जो है फ्लो होगा लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, तो कहां से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन की यदि बात कर रहा हूं तो उसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास है कुंजी, और ये रहा, ये कुंजी है। यहां पर एक बल्ब जला देते हैं ये, ठीक है, और यहां पर एक बैटरी है। ये बैटरी है, तो ये कुंजी है स्विच, ठीक है, और ये बल्ब है। तो स्विच को जैसे ही हम लोग दबाएंगे तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट इस टाइप से फ्लो होने लगेगा। ये इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सर्किट में आई से डिनोट करते हैं, तीर के निशान से उसको प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, कोई भी सर्किट में जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट है यानी आई को हम लोग तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होने लगेगा, और फ्लो हो जब ये बल्ब पर जाएगा तो ये बल्ब जो होगा क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, ये बात तो आप लोग को पहले से ही पता है कि बल्ब जो है अब जलने लगेगा, बैटरी से फिट कर दिए मतलब। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है ये चालक है, ये चालक तार से बंधा हुआ है। बल्ब को हम लोग जब डालते हैं तो उसको मतलब क्या देते हैं, अर्थिंग भी देते हैं, और मतलब दो तार से उसको कनेक्ट करते हैं, तो चालक तार है, वो चालक तार होता है। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, आप लोग को तो पता ही है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये अभी इस स्टेप से मोशन कर रहे हैं। जब हम लोग स्विच को ऑफ किए हैं तो ये अभी इस स्टेप से ब्राउनी मोशन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो है ये सिस्टमेटिक ढंग से गति करने लगेगा, मतलब इस स्टेप से मोशन करने लगेगा। ये इस स्टेप से पॉजिटिव चार्ज की ओर वो मोशन करने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर मतलब बैटरी की ओर। ठीक है, अब ये सिस्टमेटिक ढंग से मोशन करने लगेगा। पहले वो मोशन इस टाइप से कर रहा था, ब्राउनी मोशन, अब वो सिस्टमेटिक ढंग से मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं एक बात बोला था, अट्रैक्शन फोर्स के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो डिसिप्लिन में यानी सिस्टमेटिक ढंग से मोशन करते हैं, है ना।
यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन को, और ये अच्छे से मोशन मतलब डिसिप्लिन में मोशन करने लगेंगे और विद्युत धारा जो है फ्लो होता रहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, है ना, उतना जितना जितना इधर से आवेश जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता रहेगा, यहां से नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन जो है मिलता रहेगा। ये नेगेटिव जो चार्ज है, बैटरी का नेगेटिव चार्ज जो है, जो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है मिलता रहेगा। इसलिए बैटरी जो है बैटरी क्या हो जाता है, जब डाउन हो जाता है तो बल्ब जो है भी, बल्ब का जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो भी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वो डाउन होने का कारण क्या है, जो मतलब क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यानी उसमें जो क्या बोलना चाहिए, उसके अंदर जो पावर है वो कम हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, चालक में कम नहीं होती है, चालक में कम नहीं होगी, लेकिन बैटरी का जो चार्ज है वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, और उसके कारण जो लाइट है वो नहीं जल पाता है। तो यही है कि जब तक यहाँ से निगेटिव चार्ज जो है खत्म नहीं होगा, तब तक यहाँ पर जो है बल्ब जलता रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गति क्या है, विद्युत की गति जो है, इलेक्ट्रिक की गति जो है आई है, जो आगे की ओर जा रहा है, और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो विद्युत धारा के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, विद्युत धारा के जस्ट अपोजिट। तो ये रहा हमारा विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद बात करते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस टाइप से मोशन करते हैं। तो वहां पर जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं, जो मतलब स्मार्ट का आईएमपी क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो यहां पर ब्राउनी मोशन हो रहा है, देखिए ये ब्राउनी मोशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये ब्राउनी मोशन कौन कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है जब ब्राउनी मोशन करते हैं तो एक दूसरे से वो टकराएंगे। ठीक है, वो तो मतलब एक अनिश्चित फॉर्म में क्या कर रही हैं, माने मोशन कर रही हैं, तो वो एक दूसरे से टकराएंगी। तो जब वो टकराती हैं, हाँ, तो जब वो टकराती हैं तो जब वो टकराती हैं, जब गति करते हुए वो टकराते हैं, तो उसके वेग को हम लोग, उसी औसत वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि दो लगातार सतत टक्करों के औसत वेग को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो लगातार सतत टक्करों के औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है जब ब्राउनी मोशन करता है तो टकराता है, तो टकरान जब एक दूसरे से वो टकराते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराए, तो उनका जो औसत वेग है, ठीक है, उनका औसत वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको और बहुत सारे चीज से बतलाते हैं, जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होता है। ठीक है, दो प्रकार से इसको हम लोग वो कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, एक नियत
औसत वेग से क्या करता है, नियत औसत वेग से गति करता है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। नियत औसत जो अनुगमन वेग का जो वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है, इसको हम लोग Vd से डिनोट करते हैं। Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से डिनोट करेंगे। इसका जो वैल्यू होता है 10 का घात ऋण 4 क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका वैल्यू क्या होता है, सामान्य यदि इसका वैल्यू की बात करेंगे तो कितना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसको Vd से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये अनुगमन वेग को। तो ये रहा हमारा अनुगमन वेग। यहां पर अनुगमन वेग जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट की बात आता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन से ही श्रांति मतलब विश्राम। ठीक है, तो रिलैक्सेशन से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कोई रिलैक्स वाला बात हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल किसे कहते हैं, तो ये हमारा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आपस में टक्कर करते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में जब टक्कर करेंगे तो होगा क्या कि कुछ समय के लिए रुकावट, कुछ समय के लिए वो विश्राम करते हैं। जब ये एक दूसरे को टक्कर लगाएंगे, इस स्टेप से ये टक्कर लगाएंगे इस स्टेप से, तो यहां पर जब टक्कर लगाते समय ये जो बीच वाला भाग है उसमें कुछ समय के लिए वो विश्राम कर लेते हैं, यानी कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं श्रांति काल। ठीक है, तो यहां पर मतलब आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, जब सतत टक्कर होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का जब सतत टक्कर होता है तो क्या होता है, तो कुछ उनके मध्य जो समय अंतराल रहता है, ठीक है, उनके मध्य जो समय अंतराल रहता है वही समय अंतराल क्या कहलाता है, हमारा श्रांति काल। या ये बोल सकते हैं उनके बीच जो टाइम ड्यूरेशन जो गैपिंग बचता है, जहां पर वो रुक जाता है, ठहर जाता है या विश्राम करता है, ठीक है, या रिलैक्स हो जाता है, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल, जिसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, टाउ से प्रदर्शित करेंगे। तो इसको मैं बताऊंगा। एक और चीज है यहाँ पर ये ध्यान देना है, यहाँ जो गति का नियम है, हम लोग 11th क्लास पढ़े हैं, गति का नियम क्या होता है, फर्स्ट नियम V = होता है U + AT। तो यहाँ पर V जो है Vd है और U का वैल्यू तो हम फिजिक्स से हमेशा पढ़ते हैं तो प्रारंभिक वेग को 0 मान लेते हैं, तो U = 0। A हो जाएगा, ये T जो है, ये T हमारा टाउ बन जाता है, ये T हमारा क्या हो जाता है, टाउ बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Vd = A टाउ। ठीक है, A टाउ हो जाएगा, तो हमारा टाउ = क्या हो जाएगा, Vd/A। और A का जो वैल्यू है कहां से आता है, A यानी त्वरण है, और त्वरण कहां से आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि त्वरण कहां से आता है, हमारा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है, यहाँ पर देखिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम होता है F = ma। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, F = ma। F मतलब फादर, ma मतलब मदर मतलब माँ। तो फादर और मदर दोनों इक्वल होते हैं, ये आप लोग जानते हैं, दोनों को इक्वल समझना चाहिए, यही न्यूटन का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर A = क्या हो जाएगा, F/m। ठीक है, F/m। तो यहाँ F अब क्या है, मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं, यहाँ पर F जो है वो फोर्स है QE, जिसको हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, QE। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करेंगे तो F = क्या हो जाएगा, E। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E और E। तो F = E और E, कैपिटल E और छोटा E। ठीक, तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल E/m। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ये इस टाइप से।
तो हमारा ये टाउ इक्वल टू हो जाएगा ई वी डी बाई, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा इसको लिखने में थोड़ा, ये वी डी वैल्यू दिया है, ये वी डी ही रहेगा। ये ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ए का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, इसको उठा के लिख दीजिए, और क्या ई और ये एम जो है ऊपर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये अपना, ये इस टाइप से इसका फार्मूला रहता है ना, टाउ का फार्मूला। तो टाउ का फार्मूला क्या होगा हमारा, टाउ इक्वल टू वी डी एम, और ये अपना, ये वी डी अलग है ना, ये एम अलग है, इसको याद रखिएगा ना, मतलब एक साथ मत मिला दीजिएगा, ठीक। तो ये हमारा होता है श्रांति काल। तो श्रांति काल किसे कहते हैं, जब सतत टक्कर होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का सतत टक्कर होता है, तो वो कुछ समय के लिए जो कुछ समय वहां पर रुकावट या उनके बीच जो समय अंतराल रहता है, वही समय अंतराल क्या होता है हमारा श्रांति काल कहलाता है, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। और श्रांति काल जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये चीज आप लोगों को मैं बेसिक जो चीज है, बेसिक फंडा जो है उसको मैं बता दे रहा हूं। श्रांति काल जो है ताप पर डिपेंड करेगा, और श्रांति काल यानी टाउ जो होता है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों होता है इसको भी बता दे रहा हूं मैं। तो जैसे जैसे हम लोग किसी चालक तार को गर्म करेंगे, तो वो गर्म होते जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ते जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अधिक गति करने लगेंगे, एकदम फास्ट मोशन करने लगेंगे। फास्ट मोशन करने लगेंगे तो क्या होगा, उनमें टक्कर जल्दी जल्दी होगा, टक्कर जो है बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो क्या होगा, टक्कर जल्दी जल्दी होगा तो विश्राम भी बहुत जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि दोनों चीजों के जब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं तो उनके बीच जो समय बचता है वही समय हमारा श्रांति काल कहलाता है। तो समय कहाँ है, एकदम समय बहुत कम बचेगा। तो समय यदि कम बचता है तो हम लोग समय कम क्यों बच रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा गति करने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा टकराने लगेंगे, जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, जिसके कारण श्रांति काल का मान क्या होता है, घटता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग जब आगे ओम के नियम को पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को ये चीज जो है क्लियर कट समझ में आएगा। और जब हम लोग प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, हाँ, या विशिष्ट चालकता की बात करेंगे, हाँ, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट यदि आप लोग को क्लियर नहीं होगा तो आप लोग फिर धोखे में पड़ जाओगे, आप लोग को पूरी तरह से वो मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज को आप लोग को क्लियर रखना है ना। तो हमारा अनुगमन वेग हो गया, ये श्रांति काल हो गया। आइए बात करते हैं इसके बाद अनुगमन वेग और धारा विद्युत यानी VD और I में संबंध स्थापित करते हैं। 2 मिनट लगेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुगमन वेग और विद्युत धारा यानी VD और I में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले मैं एक चालक बना लेता हूं, ठीक है। तो ये रहा हमारा चालक और इसमें धारा प्रवाहित होगा। ये कोई चालक है, इस चालक का मैं नाम दे रहा हूं, मान के चलिए XY कोई चालक है, ठीक है। तो XY कोई चालक है और इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। याद रखिएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी इसकी मोटाई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इतना में विद्युत क्षेत्र है ये E, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है जिनका अनुगमन वेग क्या है, VD है। इसमें I धारा प्रवाहित करेंगे हम लोग, ये अपना I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। तो I धारा जो है इधर आएगा, ठीक है। इस चालक तार में ये चालक है और इस चालक को हम लोग XY बोल रहे हैं, ठीक है। और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, मतलब
ए है यानी इसकी मोटाई। यदि हम लोग इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई है हमारा एल, छोटा प्रकार का एल। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है। तो हम लोग यदि अब बात करेंगे यहां पर इस चालक तार में जो अनुगमन वेग होगा वो धारा में संबंध कैसे स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं चालक का, इस पूरे चालक में मतलब धारा प्रवाहित होगा, मतलब पूरे चालक में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, मतलब पूरे चालक की बात करेंगे यानी आयतन की बात करेंगे। तो चालक का आयतन, चालक का आयतन, चालक का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयतन मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल गुणा लंबाई या चौड़ाई भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल ए है। ठीक है, तो क्षेत्रफल ए और लंबाई है हमारा एल, मतलब ऑल ए एल। ठीक है, ये जो है एक्स नहीं है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, यहाँ ये देखिए, ध्यान समझते रहिएगा। अब ये चालक का आयतन हो गया, तो इस पूरे चालक में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होगा। तो यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तब क्या होगा, तब चालक में कुल जो मतलब क्या होना चाहिए, जो चालक का जो आवेश होगा वो क्या होगा, पूरे इस आयतन पर फ्लो होगा। तो एक चीज मैंने बतलाया है कि जो पृष्ठीय रेखीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और एक होता है आयतन आवेश घनत्व। तो पूरे आयतन पर आयतन आवेश घनत्व किसको बोलते हैं, हमारा ये है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, या आयतन आवेश है, तो आयतन आवेश क्या होता है, v अपान हमारा क्या हो जाएगा, q अपान v हो जाता है, q अपान v। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अपना ये अपना आयतन आवेश घनत्व और ये अपना v मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुल आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, तो चालक तार में जितना आवेश होगा वो क्या हो जाएगा हमारा q इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पहले a क्षेत्रफल में a लंबाई तक क्या हुआ, a क्षेत्रफल जो है a लंबाई तक है, मतलब इतना आवेश, मतलब इतना आवेश जो है a लंबाई तक क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहा है। और कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन, और उन इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, E है। ये देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, यदि हम लोग कुल आवेश की बात करेंगे तो जितने क्षेत्रफल पर वो फ्लो होगा और जितना उस क्षेत्रफल की लंबाई होगा और जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और इस इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, इन सब को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल आवेश। कुल आवेश कहाँ, इस चालक तार पर जो आवेश होगा वो कुल आवेश कितना होगा, Q इक्वल टू A L N E। ठीक है, अब यदि हम लोग इस चालक तार के मतलब अब ये चालक तार जो है इसमें इतना से यहां तक फ्लो होने में मान के चलिए T समय लगाता है। ठीक है, तो माना चालक में धारा I, ठीक है, क्या धारा I बहने में, धारा I बहने में T समय लगता है। ध्यान दीजिएगा, T समय जो धारा है वो धारा जो, या बोल सकते हैं धारा नहीं बोलेंगे, आवेश, क्या बोलेंगे, माना चालक में आवेश को बहने में, आवेश को बहने में क्या लगता है, T समय लगता है। उस आवेश की जो गति है, मतलब आवेश यानी इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की जो गति है या अनुगमन वेग माने vd है। तो समय, समय का फार्मूला क्या होता है? समय इक्वल टू होता है, जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो हमारा समय हो जाएगा t, ये देखिए समय क्या हो जाएगा t, और दूरी क्या है? a, x से लेकर y, x से लेकर y कितना? l है, तो यहाँ पर l। और चाल कितना है? चाल यानी उसका जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कितना है? v है, vd है, तो यहाँ पर आ जाएगा vd। बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ध्यान से आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये है माना चालक में आवेश। इस चालक में जो आवेश है पूरे पार करने में कितना समय लगाएगा? t इक्वल टू एल बाई वी डी। तो ये कहाँ से आया है? इस फार्मूले से आया है। ये भी 11th क्लास का फार्मूला है जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। समय इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल। तो ये हमारा दूरी क्या हो जाएगा? एल लंबाई का, एल लंबाई तक, और उसका चाल कितना है? वी डी है, ठीक है, उस आवेश का या उस इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो यहां पर अब ये हो जाएगा ये Vd। और अब यहां पर बात करते हैं, हमारे पास हमें क्या निकालना है? हमें तो विद्युत धारा निकालना है। तो विद्युत धारा निकालने के लिए हमें क्या, विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है? इसको मैं मिटा रहा हूं, ये देखिएगा विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है यहां पर। तो कुल धारा, कुल धारा इसमें कितना प्रवाहित होगा? I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। इसलिए हम लोग ये देखिए Q निकाले हैं और ये देखिए हमारा T निकाले हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा, Q का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर ALNE, और यहाँ पर T का वैल्यू कितना है? L बाई VD, बाई VD यानी VD जो है ऊपर चला जाएगा ये स्टेप से। तो L और L को कैंसिल करिए, तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ANE और ये हमारा VD। ये देखिए ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग यदि अच्छे से लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे I इक्वल टू NE, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, A मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD यानी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यही संबंध होता है। अनुगमन वेग और VD में संबंध यही होता है, ठीक है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ये जो है, ये समीकरण नंबर जो है क्या है? इस संबंध का फार्मूला है। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध का फॉर्मूला है। इसमें एक तो बात आता है धारा घनत्व, ठीक है, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। धारा घनत्व बहुत सिंपल है, छोटा सा है। धारा घनत्व यानी J से प्रदर्शित करते हैं। तो J से प्रदर्शित करते हैं मतलब J का फार्मूला क्या होता है? I बाई A। तो I बाई A मतलब क्या होता है? यदि हम लोग A को यदि 1 मान लेते हैं, तो A को यदि 1 मानेंगे तो J जो है I के बराबर हो जाएगा। यानी इसका परिभाषा कैसे बनेगा? इसका परिभाषा बनेगा, जब भी मैं परिभाषा बनाता हूं ना, तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाले को आप लोग 1 मान लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक जो है ऊपर वाला जो है बराबर हो जाएगा, दोनों ऊपर समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। तब आप परिभाषा आसानी से बना लेंगे। देखो A मतलब 1 मतलब एकांक, तो एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, बहने वाली धारा को, एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। बहुत सिंपल है, ठीक है। धारा घनत्व मतलब करंट डेंसिटी किसको बोलेंगे? एकांक क्षेत्रफल पर जितना धारा बहेगा उसको हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व, जिसको हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर J का फार्मूला क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर J इक्वल टू, J का फार्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ पर I का फार्मूला तो ये ऊपर में दिया हुआ है, ये समीकरण 1 से। तो यहाँ हो जाएगा NEA VD बाई A। A और A कैंसिल हो जाएगा, तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा? NEVD। ये देखिए ये जो है धारा घनत्व का फार्मूला है,
क्या होता है, J इक्वल टू NeVd। N मैं बार बार बताते जा रहा हूँ, J है धारा घनत्व, N है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश और Vd जो है अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको परिभाषित कैसे करेंगे, धारा घनत्व को एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जितना धारा बहेगा वही धारा हमारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे और बहुत सारे उसके फंडामेंटल्स जो उसमें से फैक्टर हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक आपको फंडामेंटल समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक ये जो चैप्टर है वो अच्छे से मतलब स्टडी नहीं हो पाएगा, अच्छे से आप लोग के माइंड में नहीं बैठ पाएगा। तो हमारा अगला जो भाग 2 रहेगा वो ओम के नियम से संबंधित रहेगा और उससे जो रिलेटेड जो फैक्टर है उनसे उसके बारे में जो अगला कक्षा होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।